Hello everyone. In this video we are going to perform our first experiment on titration. तो हमारे पास है a solution C10 जो कि प्रिपेयर किया गया है 1.85 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1 लीटर में डिसॉल्व करके. The second one is C11. तो C11 हमारे पास है which is prepared by dissolving 22 gram of hydrated ammonium ferrous sulfate in per liter of water. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट और ये है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जिसको हम C10 कह रहे हैं और इसे हम कह रहे हैं C11. इसके अलावा हमें चाहिए ब्यूरेट, तो ये हमारे पास एक ब्यूरेट है. देन इसके अलावा हमें चाहिए एक पिपेट एंड वी मस्ट नो द कैपेसिटी ऑफ पिपेट. सो यू कैन सी हियर कैपेसिटी ऑफ पिपेट इज रिटर्न. पिपेट की कैपेसिटी रिटर्न होती है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो द कैपेसिटी ऑफ पिपेट इज 25 ml. तो हमारे पास एक 25 ml कैपेसिटी की पिपेट है, मींस इसमें हम 25 ml सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं. और यहाँ पे एक मार्क आपको दिखेगा, आपको इस मार्क तक फिल करना होगा. तो इस मार्क तक जो वैल्यू आएगी दैट इज 25 ml. तो ये मार्क आप देख सकते हो यहाँ पे. नाउ वी ऑल्सो रिक्वायर अ ब्यूरेट स्टैंड. तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूरेट स्टैंड है. सो दिस इज अ ब्यूरेट स्टैंड. तो ये हमारा एक ब्यूरेट स्टैंड है. सो ये सारी चीजें हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. अब हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें ब्यूरेट को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से फिल करना पड़ेगा. सो वी हैव फिल्ड ब्यूरेट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. यू कैन सी इट हियर. हमने ब्यूरेट को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से फिल कर दिया है. यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो ब्यूरेट आपने फिल किया है दैट मस्ट बी फिल्ड अप टू 0 मार्क. जो आप 0 मार्क यहाँ पे देख सकते हैं. सो दिस इज आवर 0 मार्क. तो 0 मार्क तक इसे फिल किया जाना है. सो दिस इज 0 मार्क जहां तक उसे फिल किया जाना है. अब हम इस पिपेट से 25 ml जो फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन है उसको सक करेंगे. हमने 25 ml अमोनियम फेरस सल्फेट को फिल किया है. एंड नाउ यू विल टेक इट इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क. तो हम इसको एक फ्लास्क में ले लेते हैं. सो वी हैव टेकन 25 ml ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट. हाइड्रेटेड जो सॉल्यूशन है फेरस अमोनियम सल्फेट का, उसको हमने एक टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया है. नाउ हाउ टू परफॉर्म द टाइट्रेशन. तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 20 ml. तो ये है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर करेंगे 20 ml एक टेस्ट ट्यूब में. दिस इज द टेस्ट ट्यूब ऑफ 20 ml. तो इसमें हम 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर करेंगे एंड देन इसको हम ऐड करेंगे विद हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट. तो इसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. और नाउ वी विल परफॉर्म टाइट्रेशन. तो हम टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे. वी विल ऐड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहेंगे और इसको शेक करते रहेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पिंक कलर अपीयर होता है और इसको हम शेक करते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो आप देख सकते हो कि पिंक कलर जैसे ही अपीयर हो रहा है, अगर हम इसको शेक करते हैं तो डिसअपीयर होता जाएगा. और आपका जो एंड पॉइंट होगा, आप इस एक्सपेरिमेंट को वहां पे खत्म करोगे जहां पे इसका जो कलर है वो स्लाइटली पिंक रह जाता है, ये रिटेन कर लेता है पिंक कलर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक ये पिंक कलर रिटेन नहीं कर रहा है. तो आप इसको तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक ये पिंक कलर रिटेन ना करे. स्लाइटली बहुत लाइट पिंक कलर इसमें होना चाहिए. तो तब तक आप ऐड करते रहोगे इसमें और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते रहोगे. सो वी आर एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट. यू कैन सी जैसे ही हम इसको ऐड कर रहे हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरनी चाहिए. So we will add drop by drop. You can see it here. Again, जैसे ही आप इसको शेक करते हो, the color will disappear. Now you can see it here. Light pink color आपको दिख रहा है. तो जैसे ही हमको light pink color मिलेगा, दिस इज आवर एंड पॉइंट. अब हम क्या करेंगे,
अब हम ये देखेंगे कि कितना पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन यहाँ पे कंज्यूम हो। इट इज 23.5. नाउ वी विल परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन. Second time it is 23.6. Let's perform the same experiment once again. And again it is 23.6. तो आपके पास अब जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है. यू आर प्रोवाइडेड विद टू सॉल्यूशंस एज फॉलो. C10 a solution containing 1.85 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. तो ये ध्यान दीजिए, आपके पास 1.85 ग्राम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन है इन 1 लीटर ऑफ वाटर. और उसी तरीके से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ C11 जिसमें 22 ग्राम ये क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है और फेरस अमोनियम सल्फेट. तो ये देख सकते हो आप, दिस इज अमोनियम फेरस सल्फेट. तो अमोनियम फेरस सल्फेट जो होगा आपके पास वो होगा 22 ग्राम. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट XH2O है. X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमको पता नहीं है. तो इस तरीके से आपको इस सॉल्यूशन दिया जाता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब आपको पूरा सब कुछ दिया होता है. प्रोसीजर क्या है कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, तो ये मैं आपको पूरा ऑलरेडी बता चुका हूं. तो ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चाहो तो आप पढ़ सकते हो. तो आपको यहाँ पे पिपेट का ध्यान देना है. पिपेट जनरली 20 ml या फिर 25 ml की होती है और हमारे पास जो पिपेट थी वो 25 ml की थी. तो आपको पूरा टाइट्रेशन परफॉर्म करना है. वही टाइट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिया होगा. तो आपको सब कुछ दिया होगा, आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है. अब आपको क्या क्या बताने की जरूरत है. पहली चीज कैपेसिटी ऑफ पिपेट यूज्ड. जो हमने पिपेट यूज किया है उसकी कैपेसिटी आपको बतानी है. दूसरी चीज टाइटर वैल्यू. अब ये टाइटर वैल्यू क्या होती है. टाइटर वैल्यू हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें जो हमने क्वांटिटी यूज की थी KMnO4 की, जो हमने ब्यूरेट में रखी थी, वो दैट इज कॉल्ड टाइटर वैल्यू. मतलब वॉल्यूम कितना हमने यूज किया. और ये चीज आपको जो टाइटर वैल्यू है ये आपको विजिटिंग एग्जामिनर को शो करने की जरूरत है. तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो टाइटर वैल्यू है ये आपको एग्जामिनर को शो करनी है. तो ये आपको अच्छे से परफॉर्म करना है. अब आपको इक्वेशंस भी दी होगी कि जो इक्वेशन होती है, मतलब जो रिएक्शन होती है किसके बीच में, KMnO4 के बीच में और जो आपके पास अमोनियम फेरस सल्फेट है हाइड्रेटेड, क्योंकि हम H2SO4 भी वहां पे यूज करते हैं. तो यहाँ पे आपको H2SO4 भी दिया हुआ है. तो अब इस इक्वेशन की आपको क्या जरूरत होती है. तो इक्वेशन में देखिए KMnO4 और हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट आप देख सकते हो. यहाँ पे 2 मोल अगर आप KMnO4 के यूज करते हो तो आपको 10 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट XH2O की जरूरत पड़ती है. यानी कि जो सॉल्ट है आपके पास उसको 10 मोल आप यूज करोगे और इसको 2 मोल यूज करोगे. तो जो रेशियो होगा, ध्यान रखिए, KMnO4 का और आपके सॉल्ट का वो हमेशा 2:10 का ही रेशियो होगा. इसको आपको ध्यान रखना है. ये रेशियो हमेशा 2:10 का होगा जो नंबर ऑफ मोल्स का होगा. तो यही हमको इस रिएक्शन से ध्यान रखना है. अब आपको पूरी आयनिक इक्वेशन भी दी हुई है, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये सब कुछ एग्जाम में दिया होगा आपको. देन उसके अलावा आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए हैं. रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपके फर्दर कैलकुलेशन के लिए होंगे. अब क्वेश्चंस हमारे पास क्या होते हैं. तो अब इसके बाद आपके पास होते हैं क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस देखिए, आपके पास जनरली 4 क्वेश्चन आते हैं. पहला इसी से रिलेटेड पहली चीज आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी C10 की. तो मैंने आपको बताया C10 क्या है. पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड C10. उसको हमने अभी C10 नाम दिया है. C11 हमने किसको नाम दिया है,
हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट का जो नाम है, उस C11 से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी भी हमको क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तीसरी चीज जो हमको कैलकुलेट करनी है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको इसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि उसमें एक्स आ जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में बोला गया है कि आपको इस एक्स की वैल्यू भी पता करनी है। तो एक बार हमको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो हम इस एक्स की वैल्यू को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका उसमें दिया होगा, तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो अब हम कैलकुलेशंस किस तरीके से करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसका मोलैरिटी। तो हमको सबसे पहले बनानी होगी एक ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको याद होगा हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके लिए आपको पता है हमने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो सीरियल नंबर आप डाल दीजिए 1 2 3, और ये ब्यूरेट रीडिंग, क्योंकि ब्यूरेट रीडिंग वो मिलीलीटर में होगी। तो इनिशियल रीडिंग इनिशियली मैंने 0 पे सेट किया था तीनों बार, तो इनिशियल रीडिंग तीनों बार 0 होगी, और फाइनल रीडिंग मैंने आपको बताई थी, फाइनल रीडिंग तीनों बार ये आई है। अब जो पोटेशियम पर मैग्नेट का वॉल्यूम है वो कितना यूज हुआ है, तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो 0 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट में नोट कर लिया। अब जनरली जो हम टाइटर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो इन तीनों का एवरेज होता है, तो इन तीनों का एवरेज हम जनरली लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23.6 दो बार आ गया है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को कितना ले लेंगे, 23.6। तो ये आपकी टाइटर वैल्यू हो जाएगी 23.6। जनरली हम अगर ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं हम तीनों का एवरेज निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 सिमिलर हैं और तीसरी वैल्यू भी बहुत क्लोज है, तो हम जो 2 सिमिलर वैल्यूज हैं उन्हीं को यूज करेंगे, दैट इज 23.6। तो ये टाइटर वैल्यू क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ C10 यानी कि KMnO4। तो KMnO4 की सबसे पहले हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, M1, हम M1 से उसको डिनोट कर रहे हैं। तो M1 की जो वैल्यू होगी, M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स किसका, KMnO4 का, और इसको आप डिवाइड करते हो वॉल्यूम से। अब आपको पता है वॉल्यूम तो इसका 1 है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम 1 लीटर हमने लिया है, जो सॉल्यूशन लिया 1 लीटर में कितना ग्राम हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.85। तो दैट इज 1.85 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो KMnO4 का, क्योंकि एटॉमिक मास आपको सबका दिया था, पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन सबका आपको एटॉमिक मास दिया है। तो वहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज 158। ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास उसका 1.85 ग्राम था, डिवाइडेड बाय मोलर मास KMnO4 का आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ आपको दिया गया। तो ये जो वैल्यू आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम हमने 1 लीटर ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0117 मोल पर लीटर। तो ये इसकी वैल्यू आती है। तो पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ C10, दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट, दैट इज C11। तो C11 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब जो C11 है इसकी मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मोलैरिटी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मोलैरिटी के साथ प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि हमको इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें XH2O थे, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही नहीं पता है हमको, इसके एग्जैक्ट फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो ऑब्वियसली हमको इसकी मोलैरिटी भी नहीं पता चल पाएगी। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता है जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि V1 C10 सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी KMnO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। V2 जो वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ C11, यानी हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट का जो हमने वॉल्यूम लिया है। N1 वो है नंबर ऑफ मोल्स C10 का, यानी KMnO4 का, और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C11। तो अब हमारे पास V1, V2, N1 और N2 की वैल्यूज आएंगी कहां से। अब C10 का जो वॉल्यूम है वो टाइटर वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंट में कंज्यूम किया था वॉल्यूम ऑफ KMnO4, और वो हमारे पास आया था 23.6 ml। तो इतना ध्यान रखिए, वो 23.6 ml हमको ऑलरेडी पता है, तो ये हमको ऑलरेडी पता है।
जो V2 की वैल्यू है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ C11 सॉल्यूशन। तो C11 सॉल्यूशन दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड अमोनियम फेरस सल्फेट। तो ये भी आपको पता है क्योंकि हमने ये कहां से कैलकुलेट किया था, ये पिपेट में हमने लिया था। तो वो कितना था, वो 25 ml है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको पिपेट की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, वो है 25 ml। तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C10 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C11। हमको N1 और N2 की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन इनका रेशियो पता है। आपको मैंने रिएक्शन बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होगा N1 यानी कि C10 और C11 सॉल्यूशन के मोल्स का, वो क्या होगा, वो होगा 2:10। तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। तो हमको ये सारी चीजें मिल गई। हमको N1 और N2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, लेकिन हमको वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, N इक्वल टू mv। तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से m1v1, और उसी तरीके से N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2v2। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे m1v1 बाय m2v2। जो m1v1 बाय m2v2 आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू n1 बाय n2। और अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो सारी वैल्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। m1 की वैल्यू हमारे पास 0.0117 इंटू v1 की वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं दैट इज 23.6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, m2 जो आपको कैलकुलेट करना है इंटू v2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो है 25 इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको अभी, n1 बाय n2। तो n1 बाय n2 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट इज 2/10। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी और यहाँ से आप m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप आराम से कैलकुलेट करते रहिए। मैं आपको यहाँ पे m2 की वैल्यू बता देता हूँ। m2 की वैल्यू आती है यहाँ से 0.05526। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू ऑफ m2, वो भी मोल पर लीटर में। तो यहाँ पे हमको मोलैरिटी मिल चुकी है C11 की भी। अब हम पहुंचते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो आपको पता है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C11। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो स्ट्रेंथ आपको पता है ग्राम पर लीटर कितनी थी, 22 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी जो थी आपने अभी कैलकुलेट की है C11 की दैट इज 0.0552। ये इसकी मोलैरिटी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज अराउंड 398.1। तो ये इसका आ रहा है मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम की तरफ। वो है वैल्यू ऑफ x इन NH4SO4.FeSO4.XH2। देखिए ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहां से देखिए आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। NH4 होल ट्वाइस SO4.FeSO4 का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका अलग से कैलकुलेट कीजिए। तो इसका जो आ रहा है तो ओवरऑल कैलकुलेट करके दैट इज 284। तो ये आप समझ सकते हो 284 प्लस जो H2O का मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 18, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता है H2O के। तो मुझे पता है ये X मॉलिक्यूल्स हैं तो प्लस 18X। तो ये क्या हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ओवरऑल। और अभी आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया उसको इक्वेट कर दीजिए दैट इज इक्वल टू 398.1 जो वैल्यू है उसके इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 6.3 अप्रोक्सीमेटली। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी 6। तो ऐसे में x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4.FeSO4.6H2O। तो इस तरीके से आप सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे। तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। टाइट्रेशन पे बेस्ड इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आते हैं यहाँ पे आपके पास KMnO4 के साथ या तो मूहर्ट सॉल्ट होगा या फिर आपको दिया जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। तो यही आपके पास दो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं KMnO4 के साथ और इस पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।